नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी ध्युवर पे। दोस्तों आज का जो क्लास रहने वाली है, क्लास नंबर फर्स्ट रहने वाली है और आज के जो क्लास का जो विषय रहेगा वो सामान्य ज्ञान रहेगा। अगर आप लोग अपनी प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का अगर सिलेबस देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा जो सामान्य ज्ञान विषय है उसका जो वेटेज है वो 20 नंबर का रहने वाला है। और अगर आपको सामान्य ज्ञान का फैक्चुअल नॉलेज नहीं रहेगा तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते और सिर्फ आप लोग तुक्का ही लगा सकते हो। और तुक्का लगाने से 5-10 नंबर से ज़्यादा आने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप सामान्य ज्ञान का जो विषय है वो उसको अच्छे प्रकार से पढ़ो। तो आपकी सुविधाओं के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं कि प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी है उसमें आपका जो सामान्य ज्ञान का विषय है उसमें जितने भी टॉपिक रहेगा उस सभी टॉपिक का हम लोग एमसीक्यू सीरीज लेकर आए, क्योंकि आपका जो सामान्य ज्ञान का विषय है उसकी तैयारी अच्छे से हो सके। आपके सिलेबस में जितना भी टॉपिक रहेगा प्रत्येक टॉपिक में से हम लोग एमसीक्यू सीरीज लेकर आएंगे और जितना भी टॉपिक है ना उन सभी का जो 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है, जो आपका एमसीक्यू उसमें, और चारों ऑप्शन को व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि ये मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य होते क्या हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा जो इसका थ्योरी है उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग ना जितने भी एमसीक्यू सीरीज है ना उसको करेंगे। एमसीक्यू अर्थात जो एमसीक्यू प्रश्न है ना उसको करेंगे, क्योंकि थोड़े से आप लोग ना जो थ्योरी से उसको पढ़ लोगे तो आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा। केवल और केवल हम लोग एमसीक्यू नहीं करेंगे, थोड़े से थ्योरी जो है ना उसको कर लेंगे, क्योंकि आपका जो मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या है ना इसको आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसको जो फैक्ट है उसको पढ़ लेने के बाद ना आपको बहुत अच्छे से एमसीक्यू भी कर पाओगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका एमसीक्यू रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो इसका थ्योरी है उसको पढ़ लेते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले चलिए थ्योरी पढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है। तो अब भारतीय नागरिकों को मूल 6 अधिकार कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। सबसे पहला देखिए हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद देखिए मौलिक अधिकारों के विचारों का सूत्रपात 1225 ईस्वी में इंग्लैंड के मैग्ना कोर्ट से हुआ, ठीक है। उसके बाद भारत में मौलिक अधिकारों को लागू करने की पहली मांग 1895 में उठी, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले ये भी याद रखिएगा इसमें जितने भी सन दिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब ये क्या है, थोड़े से आप इसको समझ लो। 1978 ईस्वी में भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें ना संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया। अर्थात ये बता दूं मैं, पहले जो हम लोग का मूल अधिकार था ना वो 7 था, ठीक है। संपत्ति का अधिकार भी इसमें ऐड था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ना संपत्ति के जो अधिकार है उसको हटा दिया गया और कुल हमारे पास 6 मूल अधिकार बच गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखिए मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में, अर्थात जो मूल अधिकार है ना वो संविधान के भाग 3 में। अब ये भाग 3 क्या है थोड़े से जान लो, ठीक है। भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है, 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। याद रखिएगा, पूछा जाता है इस प्रकार से। एक बार और जान लो, 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखिए एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान मौलिक अधिकारों की मांग प्रस्तुत की, जो है। उसके बाद कांग्रेस की कराची अधिवेशन, कराची अर्थात पाकिस्तान, 1931 एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने इन अधिकारों की मांग की, अर्थात जो मूल अधिकार है ना इसकी मांग की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखिए कैबिनेट मिशन 1946 की सलाह पर मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर परामर्श समिति का गठन किया गया। अर्थात कैबिनेट मिशन कब आया ये ध्यान रखिएगा, 1946 में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन में ना मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक परामर्श समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन कब आया, तो 1946 में। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परामर्श समिति कब आया, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा कि 1946 में, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये याद रखिए कि कैबिनेट मिशन कब है, 1946 में। परामर्श समिति बना और परामर्श समिति का जो अध्यक्ष कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। उसके बाद नेक्स्ट समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो समानता का जो हमारा पहला अधिकार है वो 14 से 18 में दिया गया है, ठीक है। दूसरा विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। उसके बाद मनुष्यों के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक अनुच्छेद 23 अंकित है।
उसके बाद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों, खानों तथा अन्य खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने पर निषेध अनुच्छेद 24 में। अर्थात जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं ना, उसको खानों में, कारखानों में या अन्य खतरनाक कामों में नौकरी देने से निषेध किया गया है, अर्थात उनको मनाही है। अनुच्छेद 24 में इसका जिक्र है। उसके बाद 1976 में संविधान में 42वें संविधान संशोधन चतुर्थ भाग के बाद चतुर्थ अनुच्छेद 51 जोड़ा गया। अर्थात ये जो सन 1976 में संविधान संशोधन 42 किया गया ना, तो उसमें चतुर्थ भाग में भाग भी जोड़ा गया, ठीक है, अनुच्छेद 51 में। तो ये क्या है, ये आपका जो मौलिक कर्तव्य है ना वो होगा, ठीक है, जो अनुच्छेद 51 में है वो। तो इसमें क्या क्या है, थोड़े से और दिया गया है, उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर हम MCQ है जो उसको करेंगे। इसमें क्या क्या है देखिए, संविधान का पालन तथा उसके आदर्श संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, ये आपका पहला जो मूल कर्तव्य है वो होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। उसके बाद भारत के लोगों में समानता और भ्रातृत्व की भावना का विकास। उसके बाद राष्ट्र की समन्वित संस्कृति और गौरवशाली परंपरा की रक्षा। उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव। नेक्स्ट, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना, ठीक है। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन का विकास। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन, ठीक है। उसके बाद देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा। लास्ट में क्या कहे, अपने धर्म की पालन एवं दूसरे धर्म के सम्मान की भावना का विकास। इसमें केवल और केवल 10 आपका मूल अधिकार दिया गया है, ठीक है, अर्थात मूल जो कर्तव्य है उसको दिया गया है, लेकिन वर्तमान में टोटल आपका 11 मूल कर्तव्य हैं, इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब जितने हम लोग ये जो थ्योरी पढ़े हैं उसी का MCQ है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग खुद अपने मन से इस प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद मैं उसका आंसर तो दूंगा ही। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बालक का मतलब है। अर्थात जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसमें बालक का क्या मतलब है आपको ये बताना है। तो देखना चाहो तो देखिएगा, प्री BEd 2015 में भी आया है। और क्या कहता है, 8 से 12 साल के बालक, ब 6 से 14 साल के बालक, स 4 से 14 साल के बालक, या द 5 से 13 साल के बालक। उपयुक्त आंसर क्या होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, 6 से 14 साल के बालक। तो देखिए RTE के अनुसार अगर आप देखोगे ना तो बालक किसे कहा गया है, तो 6 से 14 वर्ष के बालक को क्या है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई है हमारे संविधान में। बालक ना 6 से 14 वर्ष के बालकों को ही बालक की माना गया है। और ये आपके CDP विषय के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CDP अर्थात जो शिक्षण अभिरुचि का है ना, उसके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा करते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसका भी अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा, निम्न में से कौन सा कर्तव्य मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय गान का आदर करना। ऑप्शन बी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ऑप्शन सी, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना। या ऑप्शन द, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसे सुधारना। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा को आपका सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन ए को देखिए, राष्ट्रीय गान का आदर करना, तो ये आपका मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रगान का आदर करना। दूसरा ब क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा भी करना आपके मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तीसरा क्या कहता है, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना, तो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, सिर्फ ये स्थानों दिया है, ये यहाँ पर से गलत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसे सुधारना। तो हम लोगों ने अभी थ्योरी में पढ़े हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसको सुधारना भी हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो सा ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या कहता है, सबसे पहले आप पढ़िए, निम्न में से कौन सा कर्तव्य मूल कर्तव्यों की श्रेणी में आता है। अर्थात आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो मूल कर्तव्य की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर आ देखिए, भारत की संप्रभुता व एकता की रक्षा। ऑप्शन बा, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन। ऑप्शन सा, देश की रक्षा व राष्ट्र सेवा। या ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए। प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कैसे, तो थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऑप्शन आ क्या कहता है, भारत की संप्रभुता व एकता की रक्षा, तो ये आपका मूल कर्तव्य में है। ब क्या कहता है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन,
तो ये भी आपका मूल कर्तव्य में आता है। उसके बाद स क्या कहता है, देश की रक्षा व राष्ट्र सेवा। तो देश की रक्षा व राष्ट्र सेवा भी आपका जो मूल कर्तव्य है उसमें आता है। तो ऑप्शन नंबर द जो हो जाएगा वो उपयुक्त हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का। प्रश्न 4 देखिए, भारत में नागरिकों को रोजगार का अधिकार प्राप्त है, अर्थात भारत में जो नागरिक है उसको क्या रोजगार का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बा नहीं, ऑप्शन सा कुछ विशेष मसलों में, या ऑप्शन द नीति निर्देशक तत्वों पर। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब नहीं। हम लोगों ने थ्योरी में देखा है कि हम लोग को जो अधिकार जो मिला है मौलिक अधिकार, ठीक है, तो उसमें केवल 6 अधिकार मिला गया है और मौलिक अधिकार में आपको रोजगार का जो अधिकार है वो नहीं दिया गया है। ठीक, अगर देते तो आप तो यही बोलते ना कि हमें रोजगार का अधिकार दिया है, हमें दीजिए, गवर्नमेंट से लड़ बैठते ऐसे में। तो फिर इसीलिए भारत में जो है ना उसको रोजगार का अधिकार नहीं दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 5, संपत्ति का अधिकार एक, अर्थात संपत्ति का जो एक अधिकार है वो क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन अ मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बा न्यायसर्गिक अधिकार है, ऑप्शन सा नैतिक अधिकार है, या ऑप्शन द कानूनी अधिकार है। क्या है बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन द हो जाएगा, कानूनी अधिकार है। क्योंकि हम लोगों ने अभी थ्योरी में पढ़ा था कि जो हम लोग का जो अधिकार दिया गया है, ठीक है, मौलिक अधिकार, उसमें जो संपत्ति का अधिकार है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। जो हमारा ना संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार न रह करके ये कानूनी अधिकार कर दिया गया था। तो उपयुक्त आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 5 का द हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, अर्थात जो ये कानून के समान संरक्षण जो वाक्य दिया गया है वो किस देश से लिया गया है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्रिटेन, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से लिया गया है बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कानून के समान संरक्षण जो वाक्य है वो अमेरिका से लिया गया है। उसके अलावा अब ये देख लीजिए कि कनाडा से क्या लिया गया है। तो कनाडा से देखिएगा ना तो संघात्मक विशेषताएं लिया गया है, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो ब्रिटेन है वहाँ से क्या लिया गया है ये देख लीजिए, एकल नागरिकता जो है ना वो ब्रिटेन से लिया गया है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उसके बाद जो ऑस्ट्रिया से क्या लिया गया है हमारे देश में ये देखिएगा, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का जो प्रावधान है उसको लिया गया है ऑस्ट्रिया से। 7वां क्या कहता है, पढ़िए आराम से। मानवीय अधिकारों की सर्वलौकिक घोषणा की गई, अर्थात मानवीय जो अधिकार है उसकी सर्वलौकिक घोषणा कब की गई ये बताना है। ऑप्शन ए 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन बी 8 नवंबर 1950, ऑप्शन सी 5 सितंबर 1947, या ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1949। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 10 दिसंबर 1948 हो जाएगा। मानवीय अधिकारों की सर्वलौकिक घोषणा जो है ना वो ऑप्शन क्रमांक ए 10 दिसंबर 1948 को हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यानपूर्वक आप पढ़िए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 8वां क्या कहता है, देखिए समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। अब भी हम लोगों ने 6 टोटल अधिकार पढ़े और अधिकार में ना उसके अनुच्छेद को भी पढ़े हैं। तो उसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन अ अनुच्छेद 19, ऑप्शन बा अनुच्छेद 32, ऑप्शन सा अनुच्छेद 20, या ऑप्शन द अनुच्छेद 14 से 18। तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है ये बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर द अनुच्छेद 14 से 18 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने हाल ही में अभी थ्योरी में पढ़े थे कि हम लोग का जो मूल अधिकार जो मिला गया है वो 6 टोटल अधिकार मिला गया है, और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे अलग अलग करके 6 अधिकार पढ़ा था। तो जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 हो जाएगा, ये उपयुक्त आंसर इसका हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो प्रश्न 9 क्या कहता है, स्वतंत्रता के अधिकार में संख्या में कितने स्वतंत्रता दी गई है, अर्थात आपको जो हम लोग को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है ना तो वो संख्या गिनोगे तो कितना स्वतंत्रता हमको मिला है आपको ये बताना है। ऑप्शन अ देखिए 5, ऑप्शन ब देखिए 6, ऑप्शन स देखिए 7, या ऑप्शन द देखिए 8। कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये बताइए। प्रश्न क्रमांक 9 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा 6। तो हम लोग को ना जो मूल अधिकार जो मिला गया है ना उसमें जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो उसमें हमको 6 प्रकार के स्वतंत्रता मिली गई है। तो कौन कौन से, ये सबसे पहले आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला हमें मिला है व्यवसाय की स्वतंत्रता, दूसरा निवास की स्वतंत्रता, तीसरा भ्रमण की स्वतंत्रता, चौथा जो है वो समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, पाँचवा जो मिला है वो अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, और छठवां जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार हमको 6 स्वतंत्रता मिली हुई है।
चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पढ़िए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो कितने समय के अंदर निकटतम दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा? अर्थात जब कोई व्यक्ति को पुलिस कोई पकड़ ले जाएगा तो कितने टाइम के बाद आप कोर्ट में उसको प्रस्तुत की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 12 घंटे, ऑप्शन नंबर बी है 24 घंटे, ऑप्शन नंबर सी 36 घंटे या ऑप्शन नंबर डी 48 घंटे। क्या इसका आंसर हो जाएगा बताइए। प्रश्न क्रमांक 10 का उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 24 घंटे। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और अपराध करने के बाद जब उसको पुलिस पकड़ के ले जाता है तो पुलिस का ये दायित्व होता है कि वो 24 घंटे के अंदर किसी भी निकटवर्ती जो दंडाधिकारी है उसके सामने प्रस्तुत करे। और थोड़ी सी एक बात आप लोग जान लो, अगर कोई पुलिस है वो किसी महिला को अरेस्ट करती है तो अरेस्ट करेंगे ना तो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक की अरेस्ट करेंगे, ठीक है। शाम 6 बजे के बाद उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, जो महिला है उसको नहीं किया जा सकता, उसको सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। और एक बात जो होती है वो जान लो, किसी महिला को अरेस्ट करने के लिए महिला पुलिस बल ही लगता है। ये आपके फैक्चुअल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को पढ़िए और इसका भी आंसर दीजिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अब आपको बताना है कि ये जो स्वतंत्रता के अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। किस में है बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 11 का उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 हो जाएगा। हाल ही में आप लोगों ने जो थ्योरिकल जो हम लोग पढ़े थे उसमें देखा होगा कि समानता का अधिकार जो 14 से 18 था, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार वो 19 से 24 था, ठीक है। तो इसको देखे थे। चलिए, तो उसके अलावा ऑप्शन ब को देखिए। ऑप्शन ब अनुच्छेद 14 है, तो अनुच्छेद 14 में क्या है ये जान लीजिए। विधि की समक्ष समानता जो है वो अनुच्छेद 14 में है। उसके बाद अनुच्छेद 17 में क्या है ये जान लीजिए। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है, अर्थात जो अस्पृश्यता का अंत है ना वो अनुच्छेद 17 में है। उसके बाद ऑप्शन द अनुच्छेद 16 में क्या है ये जान लीजिए। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। सूचना का अधिकार कब आया? अर्थात जो सूचना का अधिकार वो कब आया आपको ये बताना। ऑप्शन अ 2007, ऑप्शन ब 2005, ऑप्शन स 2008 या ऑप्शन द 2009। कब आया बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर बा 2005 हो जाएगा। जो सूचना का अधिकार है वो 2005 में लाया गया है। तो सबसे पहले थोड़े से आप लोग ये जान लीजिए ये सूचना का अधिकार होता क्या है। 2005 से पहले क्या होता था, सूचना का अधिकार नहीं था। 2005 में हमको सूचना का अधिकार मिला और इस सूचना के अधिकार के तहत जब भी आप लोग CGPSC का जो एग्ज़ाम दिलाते हो वो, चाहे व्यापम का एग्ज़ाम दिलाते हो वो, चाहे जो हमारी सरकार है ना उससे ना हम लोग किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अर्थात जो हमारी सूचना का अधिकार 2005 है उसको लगा करके हम जानकारियाँ लेते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश जारी किया गया कब किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश ये बताना है आपको। ऑप्शन अ 1975 को, ऑप्शन ब 1978 को, ऑप्शन स 1980 को या ऑप्शन द 1990 को। कब किया गया बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सा 1980 को। अब ये देखिए, सबसे पहला ये राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश जारी कब किया गया और क्यों है, ठीक है। तो सरकार को ये ज़रूरत पड़ी 1980 में कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रख करके जिस भी नेता को हो सके या जिस पर भी शक हो उसको डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया जाता था। ये गवर्नमेंट के हित में था, ठीक है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये जो अध्यादेश है वो 1980 में जारी किया गया था, ये याद रखना है आपको। 14 क्या कहता है? मूल अधिकारों का सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी? अर्थात जो मूल अधिकार है उसको सर्वप्रथम किस देश में मान्यता मिला ये बताइए। सबसे पहला ऑप्शन अ ऑस्ट्रिया, ऑप्शन ब भारत, ऑप्शन स इंग्लैंड या ऑप्शन द संयुक्त राज्य अमेरिका। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर द संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे पहला जो मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में जो मान्यता मिली ना, तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर द संयुक्त राज्य अमेरिका में ना उसका जो मान्यता मिला सबसे पहला मौलिक अधिकार का। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थात आपको जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। अ बच्चों के शोषण के विरूपण, ब कानून के विरुद्ध करना, स अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या द व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अर्थात मौलिक अधिकार इसलिए दिया गया है कि आपको कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके, अर्थात आपको कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रता दिया जा सके। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को पढ़िए और इसका भी आंसर दीजिएगा। मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने का अधिकार किसको है? अर्थात मौलिक अधिकार जो है ना उसको सुनिश्चित करने का अधिकार किसको दिया गया है? ऑप्शन अ संसद को, ऑप्शन ब उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन स सर्वोच्च न्यायालय को या ऑप्शन द जनता के विरुद्ध।
क्रमांक 16 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर सा सर्वोच्च न्यायालय को हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने का जो सर्वश्रेष्ठ जो अधिकार है वो सबसे पहला जो दिया गया है वो सर्वोच्च न्यायालय अर्थात जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ना उसको दिया गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को पढ़िए और इसका भी आंसर दीजिएगा। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है, अर्थात अनुच्छेद 24 के जो मौलिक अधिकार है उसमें क्या वर्णित है आपको ये बताना है। अ बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार, ब जनता के शोषण के विरुद्ध अधिकार, स न्यायालय के विरुद्ध अधिकार, द संसद के विरुद्ध अधिकार। तो क्या इसका आंसर है बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो सबसे पहले देखिए अनुच्छेद जो 24 के मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है ना अनुच्छेद 24 में वो बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें दिया गया है अनुच्छेद 24 में। प्रश्न क्रमांक 18 को देख लीजिए। 18 क्या कहता है इसको पढ़िएगा और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, अर्थात भारतीय संविधान के किस भाग में आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 या ऑप्शन डी भाग 4। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, भाग 4 में। तो प्रश्न में कहा क्या गया सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखिएगा, मौलिक कर्तव्य बोले हैं जो हमारे क्या टोटल 11 मौलिक कर्तव्य ना उसके बारे में बोला गया है। मौलिक अधिकार बोलता तब हम लोग आंसर क्या लेते हैं, भाग 3 को लेते हैं मौलिक अधिकार को, लेकिन मौलिक कर्तव्य बोला तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 में दिया गया है उसको। तो ऑप्शन नंबर जो द है वो करेक्ट हो जाएगा मौलिक कर्तव्य के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को पढ़ लीजिए, उसका भी आंसर दीजिएगा। 19 क्या कहता है देखिए, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है, अर्थात मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है अर्थात उसको लिखा गया है या नहीं लिखा गया आपको ये बताना है। ऑप्शन अ हाँ, ऑप्शन ब नहीं, ऑप्शन सा आंशिक या ऑप्शन द अत्यधिक। प्रश्न क्रमांक 19 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, नहीं। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो मूल संविधान है अर्थात जो हमारी संसद में मूल संविधान को पुस्तक रखी गई है उसमें जो मूल कर्तव्य हमको जो दिया गया है मूल कर्तव्य उसमें लिखित रूप से उसको नहीं शामिल किया गया है, ये जान लीजिए पहले आप। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। किस आयोग की संस्कृति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह आयोग, ऑप्शन बी सरकारी आयोग, ऑप्शन सा दिनेश गोस्वामी आयोग या ऑप्शन द राष्ट्रगीत गुप्त आयोग। 20 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण सिंह आयोग हो जाएगा। अर्थात सबसे पहले प्रश्न क्या क्या है ये देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, किस आयोग की संस्कृति अर्थात सिफारिश ठीक है पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो किस आयोग की सिफारिश से मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, स्वर्ण सिंह आयोग के द्वारा। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को पढ़िए, 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का विवरण है, अर्थात भारतीय संविधान के ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मौलिक कर्तव्यों का विवरण है। ऑप्शन ए 15 का, ऑप्शन ब 51 का, ऑप्शन सा 50, ऑप्शन द 52। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, 51 का। तो सबसे पहले प्रश्न को देखिए आपको समझ में आएगा कि मौलिक कर्तव्य का जो विवरण जो दिया गया है हमारे संविधान में वो दिया गया है अनुच्छेद 51 खा में। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को पढ़िए, क्या कहता है, कौन से संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, अर्थात कौन से संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया उसको बताना है। ऑप्शन क्रमांक ए को देखिए 42वें, ऑप्शन क्रमांक ब को देखिए 44वें, ऑप्शन सा 30वें या ऑप्शन द 24वें। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो थ्योरी में आप लोग को ये बताया गया था कि जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ना उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। जो टोटल हमारे पास जो मौलिक कर्तव्य है टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये हमने इस क्लास में किए थे। तो इसका जो उपयुक्त आंसर 22 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ 42वें संविधान संशोधन हो जाएगा। चलिए 23वां को पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए और आंसर दीजिएगा। 23वां क्या कहते हैं देखिए, 42वें संविधान संशोधन में किस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए को देखिए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन द 7। कौन सा हो जाएगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ब 10 हो जाएगा। कैसे, तो हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जब मौलिक कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्य जोड़ते ही समय 10 टोटल हम लोग का मौलिक कर्तव्य था उसको जोड़ा गया, बाद में एक फिर से जोड़ा गया। तो वर्तमान में भी देखा जाए तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 23 का ब जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा।
चलिए 23वां क्वेश्चन को देखिए ध्यानपूर्वक और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो 23वां क्या कहता है, इसको पढ़िए। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष का मतलब है, अर्थात धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है वो बताना है आपको। ऑप्शन अ धर्म सापेक्ष, ऑप्शन ब पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन स धर्म विरोधी या ऑप्शन द अधर्मी। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ब पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। तो कैसे, तो थोड़े से ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। हमारे भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसके स्थान पर पंथ निरपेक्ष रखा गया, क्योंकि पंथ निरपेक्ष उपयुक्त शब्द था धर्मनिरपेक्ष रखने की बजाय। तो इसलिए जो प्रश्न क्रमांक 24 है उसका उपयुक्त आंसर ब हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष। चलिए इस क्लास का अंतिम प्रश्न को करते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है, अर्थात आपको धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है वो बताना है। ऑप्शन अ राज्य धर्म का विरोध करे, ऑप्शन ब राज्य विभिन्न धर्मों में से किसी एक के साथ पक्षपात न करे, ऑप्शन स राज्य व्यक्तियों को नास्तिक होने के लिए प्रोत्साहित करे, या ऑप्शन द ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं माना जाए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक जो 25 है आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क आपके लिए ये प्रश्न को छोड़ देता हूँ, और जो इस प्रश्न का आंसर सही आंसर देगा मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो चलिए ये जो प्रश्न है आप सभी के लिए होमवर्क है, और इसी प्रकार के मैं वीडियो सभी कंटिन्यू लाता रहूँगा जब तक कि आपका जो एग्ज़ाम है वो हो नहीं जाता। और टोटल जितने भी आपका जो सामान्य ज्ञान का विषय है उसमें जितने भी टॉपिक है वो पर टॉपिक के ऊपर एक एक MCQ सीरीज़ लेकर के आते जाऊँगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तो मेरे इस क्लास का प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जाएगा तो आपको टाइम पे ये वीडियो मिल जाएगा और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक।